ये वीडियो वैसे तो कल अपलोड की जानी थी, लेकिन आज अपलोड कर रहे हैं क्योंकि वादा किया तो निभाना तो पड़ेगा। तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और बस बुखार सा चढ़ा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब गला हो रखा है, बट फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको समझा दी जाए। तो देखिए, यहाँ इस वीडियो में हम देखेंगे कि केंद्र सरकार में जो ट्रांसलेटर होते हैं, चाहे वो जूनियर हो सीनियर हो, उनका क्या दायित्व होता है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या उनकी जॉब प्रोफाइल होती है, उनको क्या करना होता है। तो यदि आप ट्रांसलेटर हैं तो भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। आप सिलेक्ट हो चुके हैं, अभी कुछ महीनों में आपका जो अपॉइंटमेंट होगी तो भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। और यदि आप ट्रांसलेटर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रांसलेटर के क्या क्या काम होते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यही है कि हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना। ये तो मेन काम है क्योंकि उसका भाई नाम ही अनुवादक है, तो ये तो उसका मेन काम है। आगे फिर नंबर 2 पे कहते हैं प्रतिदिन श्वेत पट पर एक नया शब्द या उक्ति आदि लिखना। श्वेत पट मतलब तो वाइट बोर्ड चल गए, श्याम पट तो अब ख़त्म ही हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, जब कभी भी आप किसी ऑफिस में जाएंगे या फिर आपने अगर ये काम अब तक शुरू नहीं किया है, तो आपको सबसे पहले अपने जो भी आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे एक बोर्ड लेना है, मार्कर लेना है। और जैसे ही आपके ऑफिस में एंट्री होती है ना, वहाँ पर जो आपका मेन एंट्रेंस है आपके ऑफिस का, वहाँ पर वो बोर्ड लगा होना चाहिए। और आपको डेली वहाँ पे एक नया शब्द लिखना है जो कि प्रशासनिक शब्दावली का हो, प्रशासनिक टाइप का होना चाहिए वो। तो और ज़्यादातर आप कोशिश करें कि वो शब्द दैनिक प्रयोग में आए जो आपके ऑफिस के कामकाज होते हैं। और यदि आप कहीं हिंदीतर क्षेत्र में हैं तो वहाँ पे आपको वो शब्द लिखना चाहिए। मान लो मैं लिख रहा हूँ हिंदी, तो हिंदी को लिखना है देवनागरी में। उसके बाद रोमन में हिंदी लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों को हिंदी पढ़नी नहीं आएगी, तो ताकि वो समझ सकें रोमन में कि ये हिंदी में किस तरह से बोला जाता है। और उसके बाद में आप इंग्लिश लिख सकते हैं। इसके अलावा आप किसी महान व्यक्ति की आप कोई उक्ति भी लिख सकते हो, या फिर कुछ और भी आप अपनी ओर से ऐड कर सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको वर्ड ही लिखना है, लेकिन ये काम आपको डेली करना है। जब आप ऑफिस में आएंगे, आते ही सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए। आगे नंबर 3 पे कहते हैं हर तिमाही के पश्चात ऑनलाइन रिपोर्ट भरकर जमा करनी होती है। आपको पता है भारत में फाइनेंशियल ईयर चलता है, तो अप्रैल से मई जून तक 3 महीने हो गए। उसकी रिपोर्ट भरी जाती है जुलाई के एंड डेट तक। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर की भरी जाती है अक्टूबर की एंड डेट तक। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की भरी जाती है जनवरी में, और जनवरी फरवरी मार्च की भरी जाती है अप्रैल मतलब 30 अप्रैल तक। तो ये आपको ज़रूर भरनी है। उसमें कुछ आंकड़े होते हैं, तो वही सरकार हमसे पूछती है कि आपके ऑफिस में कितना कामकाज हुआ, कितना होना चाहिए था और आपने कितना किया है। वो रिपोर्ट अक्सर क्या होता है, उसमें झूठ मूठ के आंकड़े होते हैं। थोड़ा बहुत तो चल जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। अगर आपका प्रशासनिक अधिकारी कहता है कि भाई कर दो, मैं कह रहा हूँ, तो आपको एडजस्ट इतना ज़्यादा नहीं करना है कि कल को कोई इंस्पेक्शन आए। आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो बता देते हैं। संसदीय राजभाषा जो समिति होती है, वो कुछ वर्षों में इंस्पेक्शन करने के लिए आती है, निरीक्षण करने के लिए आती है, और बढ़िया वाली डांट फटकार लगाते हैं अगर उनको कोई झोल मिलता है तो, सबके सामने। तो ये आपको याद रखनी है बातें। नंबर 4 पे कहते हैं हर तिमाही में एक हिंदी बैठक होती है। तो हर तिमाही में एक हिंदी बैठक आपको करानी है। और उस तिमाही बैठक में क्या होता है, मान लो मैं आज बैठक करा रहा हूँ अप्रैल में, अप्रैल मई जून, मतलब ये तिमाही चल रही है जून तक हमारी। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, पिछली तिमाही में जो हमारा काम हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा इसमें हम कुछ और नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और ये देखेंगे कि भाई हमारे ऑफिस में और क्या क्या कदम उठाए जाने हैं जिनसे हिंदी को हम प्रोत्साहित कर सकें। तो ये होनी चाहिए। और कई जगह नहीं होती है, कई जगह होती है विभागीय तिमाही बैठक। तो विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति कहते हैं इसको, विराकास कहते हैं। यहाँ पर भी आपको भाग लेना अति आवश्यक है। और जो आपकी बैठक होती है ऑफिस की, इसमें जो आपका हेड ऑफ ऑफिस है, आपका प्रशासनिक अधिकारी है, या फिर कोई और अधिकारी रैंक का है, तो उनको शामिल होना आवश्यक होता है। इसमें आपके जो ऑफिस के अंडर आते हैं वो भी आप मतलब भाग ले सकते हैं। अधीनस्थ जो कार्यालय हम कहते हैं उनको, उनके अधिकारी भी इसमें भाग ले सकते हैं।
नंबर 5 है, 15 बिंदुओं में हम समझेंगे इसको। नंबर 5 में कहते हैं हर तिमाही में, तिमाही तो आपको पता ही चल गया क्या होती है, कब से कब तक होती है, तो हर तिमाही में 1 दिन की कार्यशाला करानी बहुत ज़रूरी होती है, हिंदी कार्यशाला। ये आपके ऐसे काम है जो हर तिमाही में एक बार तो होनी चाहिए भाई। रिपोर्ट भरना, बैठक कराना, कार्यशाला कराना, ये 3 काम तो बहुत बड़े हैं। तो इस कार्यशाला में आप बाहर से भी बुला सकते हैं या फिर खुद भी आप प्रशिक्षण दे सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, हिंदी का जो आप पढ़ा सकते हैं कुछ भी विषय पे, जैसे व्याकरण हो गया, राजभाषा का जो संवैधानिक राजभाषा हो गई, इस प्रकार से आप इसमें कई टॉपिक लेके आ सकते हैं और अधिकारियों को पढ़ा सकते हैं। वैसे तो ये पूर्ण दिवसीय होती है, लेकिन कई कार्यालयों में भाई 2-3 घंटे में ख़त्म कर दिया जाता है क्योंकि ऑफिसर्स के पास इतना काम नहीं होता। लेकिन हमें रूल के हिसाब से चलना है, पूर्ण दिवसीय होती है तो ठीक है भाई, पूरे दिन की कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है, चाय पानी का भी जुगाड़ करना होता है और कई जगह अगर अच्छा बजट है, अच्छा ऑफिस है, तो वहाँ पे डायरी पेन वगैरह भी बांट दी जाती हैं जो अधिकारी इसमें भाग लेते हैं। उसके बाद आता है फिर हर तिमाही में नराकास को रिपोर्ट भेजना, छमाही में। तो नराकास जो होती है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जहाँ पर केंद्र सरकार के 10 से ज़्यादा कार्यालय होते हैं, वहाँ पे एक नराकास गठित की जाती है। आपको पता होना चाहिए इन बातों का। तो उसमें क्या है, आपको एक रिपोर्ट भेजनी होती है 6 महीने की, और उसमें इनाम भी दिया जाता है जो अपने अच्छे लक्ष्य निर्धारित करता है, और जिसमें ज़्यादा काम होता है कार्यालय में, वहाँ पे इनाम भी दिया जाता है। और इसमें भाई क्या होता है कि मीटिंग भी होती है, कई बार बुलाते हैं ये, तो आपको अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं जो, उनके साथ यहाँ पे जाना आवश्यक होता है। लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि आपका जो कार्यालय है वो नराकास का सदस्य होना जरूरी है। नराकास का सदस्य आपका कार्यालय होता है, ना कि कोई व्यक्ति होता है, ये बात याद रखो। आगे साथ पे कहते हैं प्रतिवर्ष सितंबर में, आपको पता ही है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अब तो अखिल भारतीय स्तर पर होता है, आपको भाग लेना है तो आप कहीं पे जा सकते हो। मान लो लास्ट टाइम जैसे पुणे में था, तो अब की बार पता नहीं कहीं भी हो सकता है, कोलकाता मान लो, मुंबई मान लो, तो वहाँ पे आपको जाना है। और हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, 14 दिन की प्रतियोगिताएं होती है, मतलब 14 दिन में आप कभी भी प्रतियोगिता करा सकते हो। 4, 5, 6 जो भी आपके जो मिनिस्ट्री है, जो डिपार्टमेंट है आपका, वहाँ पे आपको नोटिस मिलेगा कि ये प्रतियोगिता आप करा सकते हो। अगर ज़्यादा स्टाफ है तो कई सारी प्रतियोगिता करा सकते हो, और इसमें इनाम भी मिलता है जो अधिकारी भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हिंदी अधिकारी जो होते हैं, हिंदी अनुवादक होते हैं, वो भाग नहीं ले सकते, आपको केवल आयोजित करानी है। उसके अलावा कई कार्यालयों में, कई विभागों में, मंत्रालयों में हिंदी माह भी मनाया जाता है, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाता है। तो ये अलग अलग है, कार्यालय के ऊपर निर्भर करता है। आगे कहते हैं यदि हिंदी का लक्ष्य पूरा होता है तो अन्य प्रशासनिक कार्य आपको करने चाहिए, और करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि आप भारतीय सेवा में हो। ऐसे नहीं कि मैं हिंदी का ही करूँगा, अपने आप को आपको एक्सप्लोर करना है। ये नहीं कि हिंदी हिंदी में अटके रहो। दूसरे काम यदि आप करने में सक्षम है तो आपको मना नहीं करना है, और मना तो आप कर ही नहीं सकते सरकारी सेवा में आने के बाद। तो लेकिन यहाँ पे एक ऑर्डर है, और वो ये है कि अगर आपका हिंदी का लक्ष्य पूरा हो रहा है, सही काम हो रहा है, हिंदी में काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप दूसरे काम कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर दूसरा काम देते हैं तो आप उनको बता सकते हो कि सर जी देखो, जो ये लक्ष्य हमारा है, यही टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, मैं हिंदी को प्रोत्साहित कर रहा हूँ, तो मैं ये दूसरा काम नहीं कर सकता। क्योंकि बाकी और अधिकारी होते हैं यार, वो दूसरा ही काम करते हैं, बड़ी मुश्किल से एक ट्रांसलेटर होता है एक ऑफिस में, तो वो भी दूसरा काम करेगा, तो भाई हिंदी का उत्थान कौन करेगा। तो इस तरह से आप समझा सकते हो, लेकिन डायरेक्टली मना नहीं कर सकते। आगे 9वां बिंदु है अहिंदी भाषी क्षेत्रों में त्रिभाषा सूत्र का पालन करना। भाई त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, आपको वहाँ पे ट्राइलिंगुअल चलाना है। मान लो जैसे आप तमिलनाडु में हो तो यहाँ पे तमिल चलेगी, हैदराबाद में तो तेलुगु चलेगी, कर्नाटक में हो तो कन्नड़ चलेगी, गुजरात में हो तो गुजराती चलेगी। तो आपको इसी तरह से भाई 22 भाषाएं, कितनी भाषाओं का नाम लेंगे, तो इसी तरह से आपको पालन करना है इसका, त्रिभाषा सूत्र का। और पालन कैसे करना है, वहाँ पे आपके जो बोर्ड होते हैं, साइन बोर्ड होते हैं, नेम प्लेट होती हैं, वो ट्राइलिंगुअल होनी चाहिए। पहले जो क्षेत्रीय भाषा आएगी, उसके बाद में हिंदी आएगी, और उसके बाद इंग्लिश आएगी। तो इस तरह से आपको ये करना है। आगे 10वां बिंदु है, वैसे तो देखो आपको संवैधानिक राजभाषा में जो भी नियम, अनुच्छेद जो भी दिए गए हैं वो आपको सारे फॉलो करने हैं, लेकिन इनमें ज़रूरी है धारा 3(3). धारा 3(3) के कागजात जो है हर कार्यालय से जारी किए जाते हैं, वो पूरे बाइलिंगुअल होने जरूरी हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। आगे 1976 के कुछ नियम हैं, जैसे हिंदी में प्राप्त, अगर हिंदी में कोई लेटर आ गया तो उसका उत्तर हिंदी में ही देना है, इंग्लिश में नहीं देना है। बाइलिंगुअल आप दे सकते हो, लेकिन इंग्लिश में उत्तर नहीं देना है। और ऐसे ही कई और चीज़ें हैं जो जिनका आपको पालन करना है। तो ये अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ लो।
क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, जिन लोगों का GST 2023 में हुआ है। अपने कार्यालय में पुस्तकों पर किए गए कुल व्यय में से 50% हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय करना। भाई साल में हिंदी वो पुस्तकों का बजट आता है, मान लो 10,000 का बजट है, 10,000 की हमने बुक्स परचेज की है, तो उसमें 5,000 हिंदी बुक्स परचेज पर खर्च होना, एक्सपेंडिचर जो उसका है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये बात आपको याद रखनी है, अगर वो बहस करते हैं तो आपको बतानी है। आप हिंदी की किताबें मंगा सकते हैं। आगे फिर है अपने विभाग कार्यालय के अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करना। साल में एक बार सभी कार्यालयों का निरीक्षण करना होता है, किसी के अंडर 5 होते हैं, 10 होते हैं। तो इस तरह से आपको आपके कार्यालय के अधीन जितने छोटे कार्यालय आते हैं, डिवीजन मंडल आते हैं, तो उनका आपको निरीक्षण करना है और ये हर साल करना है। इसका फॉर्मेट होता है, आपको वहाँ से भर के लेके आना होता है, भाई बताओ कितना काम हुआ है, कितने अधिकारी कौन हिंदी में कर रहा है, कितने कंप्यूटर है, कितने बाइलिंगुअल है, कितने यूनिकोड का प्रयोग कर रहे हैं। अगर वहाँ पे यूनिकोड नहीं है तो आपको उनको इंस्टॉल करना है। तो इस तरह से निरीक्षण करना आवश्यक होता है। नंबर 13 पे फिर कहते हैं अन्य अधिकारियों कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। आप दबाव मत बनाओ, लेकिन उनको समझाओ और हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए कहो। आगे फिर है समय समय पर अपने मंत्रालय राजभाषा की वेबसाइट द्वारा राजभाषा संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना। तो ये देखिए क्या है कि आपके जो जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे उसकी एक वेबसाइट होती है और एक राजभाषा की वेबसाइट होती है। दोनों को आपको निरंतर चेक करना है हर 1-2 दिन के अंदर, और वहाँ पे देखना है कोई राजभाषा से संबंधित नोटिस आते रहते हैं, तो जो भी आता है वहाँ पे उसका आपको पालन करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ अंग्रेजी व हिंदी टंकन और MS ऑफिस का ज्ञान अपेक्षित है। भाई अभी आप फ्री है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है 2 महीने के लिए, तो आपको क्या करना है, हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। इंस्क्रिप्ट से सीख लो, बहुत ही आसान है। इंस्क्रिप्ट एक फ़ॉन्ट लेआउट है। और दूसरा है कि आपको इंग्लिश टाइपिंग तो लगभग सबको आती है, हालांकि मैंडेटरी नहीं है, मैं आपकी नॉलेज के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे मुझे इंग्लिश हिंदी टाइपिंग सब कुछ आता था और मुझे कोई कठिनाई नहीं आई, किसी ने मुझे डांटा नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं, खुद की स्किल बढ़ाओ। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको हिंदी टाइपिंग आती है और 6 महीने तक एंजॉय करते रहते हैं। तो हरामी ये नहीं बनना है भाई, सरकार आपको पैसे दे रही है तो उसको आपको यूज़ करना है। मतलब खुद की भी एक डिग्निटी होती है, तो वो बनाए रखनी है आपको। आगे फिर है MS ऑफिस, जिसमें आते हैं आपके वर्ड, बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द जो वर्क है वो वर्ड में ही होता है, एक्सेल में होता है। पावर पॉइंट में आपको जैसे मान लो आप कार्यशाला करा रहे हैं तो प्रोजेक्टर पे ही होती है आज के टाइम में। तो पावर पॉइंट में आपको स्लाइड बनानी आनी चाहिए, तो ये थोड़ा अच्छा इंप्रेशन होता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बेसिक सा सीख लो। तो ये तीनों चीज़ें आपको MS ऑफिस में है जो वो आनी चाहिए। आगे है नंबर 15 पे राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने का यथासंभव प्रयास करना आदि। भाई ये कुछ बातें थी। राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम हर अप्रैल में जारी हो जाता है। अप्रैल से मार्च तक वो लक्ष्य देते कि भाई हमें इस साल इतने % काम हिंदी में करना है, इतना % हमें बाइलिंगुअल करना है। तो वो आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। कोई पूछता है तो मुंह जबानी आप बता सकते हो कि भाई ये उस रूल में लिखा है, वहाँ पे जाके देख लो, आपको आगे परेशानी नहीं आएगी। तो ये 15 बिंदु थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं पर्सनली theenglishhindy@gmail.com। और बाकी तो कुछ और बातें थी, अभी याद नहीं आ रही है, तो इतना ही है। बाकी 15 बिंदुओं में तो आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज़ें हैं और ये आपको अभी तैयारी शुरू कर देनी है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो वो सीखना है। और मेरे लायक अगर हिंदी से रिलेटेड कोई भी सेवा है, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। मैं 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हूँ हिंदी सेवा के लिए।